हेलो चैम्पियंस, वेलकम बैक टू एजुग्रोन। तो बच्चों, यहाँ पर हम वापस आ गए हैं अपनी नई बुक के साथ, जो कि है हमारी संचयन भाग 2। तो बच्चों, जैसा कि हमने आपको अपने लास्ट वीडियो में बताया था, उसमें हमने अपनी स्पर्श बुक कंप्लीट कर ली है और आज से हम अपनी नई बुक संचयन स्टार्ट करने वाले हैं। तो यहाँ पर हम आपको बता देते हैं कि संचयन में 3 चैप्टर हैं। तो इसमें ओनली 3 चैप्टर हैं। तो इस 3 चैप्टर के आज हम पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है हरिहर काका। तो बच्चों, ये जो चैप्टर है ये लिखा गया है मिथिलेश्वर जी के द्वारा। अब इस चैप्टर में आपको बताया गया है कि मिथिलेश्वर जी के बहुत ही करीबी रहे, जिनका नाम था हरिहर काका। उन्हीं के ऊपर ये कहानी लिखी गई है। तो सबसे पहले हम इनका थोड़ा सा समझ लेते हैं, इसकी पृष्ठभूमि। ठीक है। मिथिलेश्वर जी द्वारा रचित कहानी हरिहर काका ग्रामीण परिवेश में रहने वाले एक वृद्ध व्यक्ति की कहानी है, जिसने अपना संपूर्ण जीवन सादगी में व्यतीत किया है। तो बच्चों, ये जो कहानी है ये ग्रामीण परिवेश पर आधारित है। इसमें आपको बताया है एक वृद्ध की कहानी, जिसने अपना सारा जीवन बहुत ही साधारण तरीके से या बहुत ही सादगी से अपना जीवन व्यतीत किया है। जीवन के अंतिम पड़ाव में वह बेबसी और लाचारी का शिकार हो गया। अब हुआ क्या इसमें कि उनका जैसे जैसे जीवन के अंतिम पड़ाव पर वो पहुंचे हैं, वे लाचार हो गए और दूसरों पर आश्रित हो गए। ठीक है। उसके सगे संबंधी सब स्वार्थी होकर अपनी स्वार्थ सिद्धि करने में लगे हुए हैं। तो यहाँ पर बच्चों, जो हमारे चैप्टर का आधार है वो आपको ये सिखाना है कि समाज में किस तरह से लालच की भावना फैली हुई है। लोग अपने लालच के लिए किस तरह से अपने रिश्ते तक को भूल जाते हैं। वे ये तक याद नहीं रखते कि कौन हमसे बड़ा है, कौन हमारे रिश्ते में क्या लगते हैं, किससे हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए। ये वो सारी चीज़ें भूल जाते हैं और अपनी लालच की सीमा को पार करके किसी भी हद तक वो पहुंच जाते हैं। और इसी सारी चीज़ों का वर्णन आपको इस पार्ट में देखने को मिलेगा। तो चलिए देखते हैं। लेखक का हरिहर काका से परिचय बचपन का है। हरिहर काका उनके पड़ोस में रहते थे। उन्होंने उसे अपने बच्चे की तरह प्यार और दुलार दिया है। मतलब यहाँ पर लेखक के बहुत ज़्यादा करीबी हैं हरिहर काका। वे उससे अपनी कोई भी बात नहीं छिपाते थे। मतलब हरिहर काका अपनी सारी बातें लेखक से शेयर करते थे। परंतु पिछले कुछ दिनों की घटी घटनाओं के कारण हरिहर काका ने चुप्पी साध ली थी। वे शांत बैठे रहते थे। लेखक के अनुसार उनके पिछले जीवन को जानना अत्यंत आवश्यक है। लेखक का गांव कस्बाई शहर आरा से 40 किलोमीटर दूरी पर है। हसन बाजार स्टैंड के पास है। उनका गांव कहाँ पर है? आरा से 40 किलोमीटर दूर हसन बस स्टैंड के पास है। गांव की कुल आबादी 2,500-3,000 है। वे लेखक के गांव के ही रहने वाले हैं। जो लेखक है वे हरिहर काका के गांव कर ही रहने वाले हैं। तो हुआ क्या था, लेखक ने मतलब हरिहर काका ने कुछ दिनों से चुप्पी साध ली थी। तो लेखक जानना चाह रहे थे कि उनके जीवन में ऐसा क्या घटित हुआ जो इतने जिंदा दिल इंसान ने अपने जीवन के अंतिम क्षणों में एकदम से चुप्पी साध ली है। तो चलिए बच्चों, हम चैप्टर शुरू करते हैं। गांव में 3 प्रमुख स्थान हैं। एक है तालाब, दूसरा है पुराना बरगद और तीसरा है ठाकुर जी का विशाल मंदिर, जिसे लोग ठाकुर बाड़ी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। गांव के 3 प्रमुख स्थानों के बारे में हमें यहाँ पर बताया गया है, जहाँ पर अक्सर बैठ के वहाँ पर चर्चाएं होती रहती थी। कौन कौन सी है? एक है तालाब, दूसरा है बरगद और तीसरा है ठाकुर बाड़ी या कृष्ण जी का मंदिर, आप उसे कह सकते हैं। यह मंदिर गांव वालों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठाकुर बाड़ी की स्थापना कब हुई, इसका किसी को विशेष ज्ञान नहीं था। इस संबंध में प्रचलित है कि जब गांव बसा था तो उस समय एक संत इस स्थान पर झोपड़ी बनाकर रहने लगे थे। उस संत ने इस स्थान पर ठाकुर जी की पूजा आरंभ कर दी थी। लोगों ने धर्म और सेवा भावना से प्रेरित होकर चंदा इकट्ठा करके ठाकुर जी का मंदिर बनवा दिया। अब उनका मानना है कि यहाँ मांगी गई हर मन्नत पूरी होती है। ठाकुर बाड़ी के पास काफी जमीन है। पहले हरिहर काका नियमित रूप से ठाकुर बाड़ी जाते थे, परंतु परिस्थिति वश अब उन्हें वहां आना बंद कर दिया है। तो यहाँ पर एक कहानी प्रचलित थी कि जब गांव नहीं बसा था तो वहां पर एक संत आकर रहते थे। तो उस संत ने क्या किया, वहां पर ठाकुर जी की पूजा आरंभ कर दी थी। तो इसी भावना से प्रेरित होकर गांव के लोगों ने भी चंदा जमा किया और उस चंदे से गांव में एक मंदिर बनवा दिया। ठीक है। तो इससे क्या हुआ, ठाकुर बाड़ी की स्थापना हुई। अब वहाँ पर बात ऐसी है कि वहाँ पर जो भी मन्नत मांगी जाती है वो पूरी होती है, ऐसा लोगों का वहाँ पर मानना है।
तो ठाकुरबाड़ी के पास काफ़ी सारी ज़मीन भी है। अब होता क्या था, जो हरिहर काका हैं इस कहानी के मेन कैरेक्टर, उनका नियमित रूप से यह डेली ठाकुरबाड़ी आना जाना होता था। परंतु हुआ क्या, जैसे जैसे उम्र बढ़ती गई आना जाना थोड़ा सा कम हो गया। तो अब वहाँ पे जो हरिहर काका हैं उनका डेली आना जाना नहीं हो पाता है। अब बात ऐसी है, हरिहर काका के 4 भाई हैं, सभी विवाहित हैं, उनके बच्चे बड़े हैं, है ना। हरिहर काका के 4 भाई हैं, सभी का विवाह हो चुका है और उनके बच्चे भी बड़े हैं। हरिहर काका ने 2 शादियां की थी, परंतु उन्हें बच्चे नहीं हुए थे। उनकी दोनों पत्नियां भी जल्दी स्वर्ग सिधार गई, मतलब शादी हुई, है ना, 2 शादियां हुई पर उनके बच्चे नहीं हुए, और दोनों जो पत्नियां थी उनकी स्वर्ग सिधार चुकी थी। हरिहर काका ने तीसरी शादी बढ़ती उम्र और धार्मिक संस्कारों के कारण नहीं की थी। तीसरी शादी क्यों नहीं की, क्योंकि अब उम्र भी बढ़ चली थी और धार्मिक संस्कारों में ऐसा कहा गया है कि 2 से ज़्यादा शादियां नहीं की जा सकती, ऐसा उनका मानना था, इसलिए उन्होंने 2 से ज़्यादा शादियां नहीं की। वे अपने भाइयों के साथ रहने लगे, वे अपने भाइयों के परिवार के साथ ही रहते थे। हरिहर काका के पास कुल 60 बीघे खेत हैं। प्रत्येक भाई के हिस्से में 15 बीघे खेत हैं। परिवार के लोग खेती बाड़ी पर ही निर्भर है और भाइयों ने अपनी पत्नियों को हरिहर काका की अच्छी प्रकार से सेवा करने के लिए कहा है। कुछ समय तक तो वे अच्छी भली भांति उनकी सेवा करती रही, परंतु बाद में ना कर सकी। अब हुआ ये कि हरिहर काका के पास टोटल 60 बीघा जमीन है। प्रत्येक भाई के इसमें 15-15 जमीन मतलब हिस्से में आनी है। तो अब जो बात ऐसी है कि हरिहर काका के बच्चे तो हैं नहीं और उनका कोई आगे पीछे भी नहीं है, इसलिए उनके हिस्से की जो भी ज़मीन रहेगी वो भाइयों के हिस्से में ही आएगी। इसलिए उनके भाइयों ने अपनी अपनी पत्नियों से कहा था कि उनकी हरिहर काका की अच्छे से सेवा करें। तो ज़मीन के लालच में उन्होंने ऐसा कहा कि उनकी अच्छे से सेवा करें, परंतु पत्नियों ने कुछ समय तक अच्छे से सेवा की, परंतु बाद में वो अच्छे से सेवा नहीं कर सकी। ठीक है। एक समय ऐसा आया जब घर में कोई उन्हें पानी देने वाला भी नहीं था। मतलब पहले तो उनकी बहुत अच्छे से आओ भगत हुई, बहुत अच्छे से उनका देखभाल की गई, परंतु बाद में ऐसा हुआ कि उनके लिए कोई पानी भी नहीं ला के देता था। बचा हुआ भोजन उनकी थाली में परोसा जाने लगा। मतलब जब सभी लोग खाना खा लेते थे, उसके बाद जो खाना बचता था वो खाना उन्हें दिया जाता था। उस दिन उनकी सहन शक्ति समाप्त हो गई जब हरिहर काका के भतीजे का मित्र शहर से गांव आया। उसके लिए तरह तरह के स्वादिष्ट व्यंजन बनाए गए। काका ने सोचा कि उन्हें भी स्वादिष्ट व्यंजन खाने को मिलेंगे, परंतु ऐसा नहीं हुआ। उनको वही रूखा सूखा भोजन परोसा गया। वे आग बबूला हो उठे और उन्होंने थाली उठाकर आंगन में फेंक दी और बहुओं को खरी खोटी सुनाने लगे। तो हुआ क्या, मतलब उन्हें डेली रूखा सूखा खाने को मिलता था, बचा हुआ भोजन उनको खाने में परोस दिया जाता था। अब धीरे धीरे ये सब चलता रहा, पर एक दिन उनकी सहन शक्ति या उनकी बांध सब्र का बांध उनका टूट गया। कब टूटा, जब उनके भतीजे का एक दोस्त उनके शहर से गांव आया था, और वो जब गांव आया तो उसने बहुत सारे खाने के पकवान लेकर आया था, है ना, और उसके लिए बहुत सारी नई नई चीज़ें घर में बनाई भी गई। तो काका ने सोचा कि घर में बहुत सारे स्वादिष्ट व्यंजन बन रहे हैं, तो शायद उनको भी नया नया खाने को मिलेगा, परंतु ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उन्हें वही जो डेली रूखा सूखा खाना दिया जाता था, वह आज भी उनको वही रूखा सूखा भोजन परोसा गया। जब उनको पता चला कि मुझे भी रूखा सूखा खाना परोसा गया है, तो हरिहर काका बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए। उन्होंने अपने खाने की थाली उठाई और खाने की थाली को उठाकर आंगन में फेंक दिया, और जो बहुएं थी उनको बहुत सारी खरी खोटी वो सुनाने लगे। मतलब गुस्सा हुए तो ऐसी बहुत सारी बातें उन्होंने अपनी बहुओं को सुना दी। और ठाकुरबाड़ी के पुजारी उस समय मंदिर के कार्य के लिए दलान में ही उपस्थित थे। उन्होंने मंदिर पहुंचकर इस घटना की सूचना महंत को दी। तो हुआ क्या, जो ठाकुरबाड़ी के पुजारी हैं वो उस समय कहाँ पर थे, हरिहर काका के आंगन में ही उपस्थित थे। तो जो भी घटना उन्होंने देखी वो सारी घटना उन्होंने जाकर मंदिर के महंत को बता दी कि हरिहर काका के घर में ऐसी ऐसी घटना घटित हुई है। तो महंत ने इसे क्या समझा, शुभ संकेत समझा, और सारे लोग हरिहर काका के घर की ओर निकल पड़े, है ना। अब महंत भी चाहता था कि जो हरिहर काका की ज़मीन है वो मंदिर के नाम हो जाए, इसलिए उसने भी अपनी लालच का फ़ायदा उठाते हुए हरिहर काका के घर पहुंच गया। महंत ने काका को समझाकर ठाकुरबाड़ी ले आए। तो महंत ने क्या किया, काका को समझाया और मंदिर की ओर लेकर आ गया।
उन्होंने संसार की निंदा शुरू कर दी और दुनिया को स्वार्थी कहने लगे तथा ईश्वर की महिमा का गुणगान करने लगे। अब यहाँ पर क्या हुआ कि जो महंत था वो भी अपना फायदा ही चाहता था, इसलिए उसने हरिहर काका को लेकर मंदिर की ओर आ गया और वहाँ पर उन्होंने उनके बारे में बताना शुरू किया कि भाई संसार तो स्वार्थी है। ऐसी ऐसी कई तरह की उन्होंने बातें करनी शुरू कर दी कि दुनिया स्वार्थी है, सिर्फ अपना लालच देखती है ना, हमें दुनिया से मतलब नहीं होना चाहिए, ईश्वर की भक्ति में लग जाना चाहिए। ऐसी कई तरह की प्रलोभन उन्होंने हरिहर काका के सामने रखे। महंत ने हरिहर काका को समझाया कि अपनी जमीन मंदिर के नाम लिख दो, जिससे तुम्हें बैकुंठ की प्राप्ति होगी। तो महंत ने क्या कहा, अपना फायदा मौके का फायदा उठाते हुए उसने हरिहर काका को कहा कि आपके पास जो भी जमीन है वो मंदिर के नाम कर दो। अब आप अपनी सारी जमीन मंदिर के नाम कर दोगे तो आपको बैकुंठ की प्राप्ति होगी, मतलब स्वर्ग की प्राप्ति होगी, तथा लोग तुम्हें हमेशा याद करेंगे। और अगर आप अपनी सारी जमीन मंदिर के नाम कर दोगे तो आपको लोग भी याद करेंगे कि भाई इस भले पुरुष ने अपनी सारी जमीन मंदिर के नाम कर दी। ठीक है, यहाँ तक कहानी क्लियर हुई आपको? आगे चलते हैं। हरिहर काका बातें ध्यान से सुनते रहे। वे दुविधा में पड़ गए। अब उन्हें कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था। महंत ने ठाकुर बाड़ी में ही उनके रहने तथा खाने पीने की उचित व्यवस्था करा दी। अब भाई हरिहर काका कंफ्यूज हो गए कि भाई अब क्या किया जाए। उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि घर वाले भी ऐसा व्यवहार कर रहे हैं कि या मंदिर में सारा दान करना सही है। तो ये दुविधा में वे उलझ गए थे। तो महंत ने क्या किया, उनके खाने पीने और रहने की अच्छी सी व्यवस्था कहाँ करवा दी, मंदिर में ही करवा दी। अब हुआ क्या, जैसे ही उनको ये खबर मिली, मतलब हरिहर काका के भाइयों को खबर मिली कि भाई हरिहर काका का सारा रहने खाने का इंतजाम महंत ने मंदिर में ही कर दिया है, तो वैसे ही वे लोग उन्हें मनाने के लिए ठाकुरबाड़ी पहुंच गए। पर वे उन्हें घर वापस लाने में सफल नहीं हो सके। पर हरिहर काका भी अपनी जिद में अड़ गए थे। उन्होंने वापस घर जाने से मना कर दिया। पर अगले ही दिन वे ठाकुरबाड़ी पहुंच गए और काका के पांव पकड़कर रोने लगे। तो इसमें भाइयों का भी स्वार्थ था कि भाई अगर उनके जो काका है वो मंदिर में रहने लगेंगे तो सारी ज़मीन मंदिर के नाम हो जाएगी, उन्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। इसलिए उन्होंने क्या किया, दोबारा दूसरे दिन ठाकुरबाड़ी पहुंचे और काका के पांव पकड़कर रोने लगे, है ना, कि भाई आपसे विनती कर रहे हैं कि आप वापस अपने घर चलें। उनसे अपने दुर्व्यवहार के लिए माफ़ी मांगने लगे और उनसे जो भी गलतियां हुई उसके लिए उन्होंने माफ़ी मांगनी शुरू कर दी काका से। अब काका का दिल भी पसीज गया। उन्होंने अपने भाइयों को माफ़ किया और वापस घर पर आ गए। अब घर पर वापस आए तो काका की बहुत ज़्यादा सेवा भाव होने लगा, है ना, बहुत ज़्यादा उनकी सेवा होने लगी। उन्हें जिस किसी चीज़ की इच्छा होती वे आवाज़ लगा देते और वो उन्हें तुरंत मिल जाती। गांव में काका की चर्चा होने लगी थी कि भाई काका के तो दिन फिर गए, है ना, कि घर में बस आवाज़ लगाते हैं कि ये खाना है और तुरंत बन के आ जाता है, आवाज़ लगाते हैं कि ये चाहिए तो तुरंत सामने आ जाती है। मतलब ये सारी चीज़ें उनके साथ हो रही थी, परंतु इसके पीछे एक लोभ था, एक लालच था उन भाइयों का। ठीक है, घर के सदस्य जमीन अपने नाम लिखवाने का प्रयत्न करने लगे, परंतु हरिहर काका के समक्ष अनेक ऐसे उदाहरण थे जिन्होंने जीते जी अपनी जमीन अपने रिश्तेदारों के नाम लिख दी थी और बाद में पछताते रहे। महंत भी मौका देखते ही उनके पास आ जाते और उन्हें समझाने की कोशिश करते। तो यहाँ पर क्या चल रहा था, ये सारी आवभगत इसलिए हो रही थी ताकि काका अपनी ज़मीन उन भाइयों के नाम कर दे। पर काका को सारा चीज़ें मालूम थी कि अगर शुरू में ही वे अपनी ज़मीन भाइयों के नाम कर देंगे तो उनके पास जीने का कोई साधन ही नहीं रहेगा, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में ऐसे कई सारे एग्जाम्पल देख रखे थे कि रिश्तेदारों ने अपनी ज़मीन पहले ही अपने बच्चों के नाम या अपने भाइयों के नाम कर दी थी और बाद में उनके हाथ में पछताने के अलावा कुछ भी नहीं लगा था। और बात फिर दूसरी और महंत की भी थी। महंत को जब भी मौका मिलता वो पहुंच जाता उनके पास और समझाने की कोशिश करता कि काका आप अपनी ज़मीन मंदिर के नाम लिख दो। तो सभी यहाँ पर अपना अपना लालच मनवाने की कोशिश कर रहे थे। आगे चलते हैं। कुछ समय बाद महंत जी की चिंताएं बढ़ने लगी। अब महंत को टेंशन होने लगी थी कि भाई अगर
टेंशन होने लगी थी कि भाई मंदिर के नाम ज़मीन नहीं होगी तो कैसे होगा, है ना। तो उन्होंने क्या किया, इस कार्य का उपाय सोचने लगे। तो इसकी वे जुगाड़ लगाने लगे। तो एक दिन उन्होंने क्या किया कि एक योजना बनाई, एक प्लान बनाया महंत ने। अपने आदमियों को भाला, गंडासा और बंदूक से लैस करके काका का अपहरण करवा लिया। तो उन्होंने क्या किया, महंत ने काका का किडनैप ही करवा लिया, कुछ उनको समझ नहीं आया। तो हरिहर काका के भाइयों एवं गांव के लोगों को जब खबर लगी तब वे ठाकुरबाड़ी जा पहुंचे। अब गांव के लोगों को और हरिहर काका के भाइयों को पता चला कि महंत ने हरिहर काका का अपहरण करा लिया है। तो वो सभी लोग कहाँ पहुंच गए, ठाकुरबाड़ी पहुंच गए। उन्होंने मंदिर का दरवाज़ा खुलवाने की बहुत ज़्यादा कोशिश की, पर वे सभी असफल रहे क्योंकि महंत दरवाज़ा ही नहीं खोल रहा था। तब उन्होंने क्या की, वहाँ पर पुलिस को बुलवा लिया। मंदिर के अंदर महंत एवं उसके आदमियों ने काका से जबरदस्ती कुछ सादे कागजों पर अंगूठे के निशान लगवा लिए थे। तो महंत ने क्या किया, जबरदस्ती हरिहर काका से कागज में अंगूठे के निशान ले लिए ताकि वो जमीन मंदिर के नाम हो जाए या महंत के नाम पर हो जाए। काका महंत के इस रूप को देखकर हैरान थे, है ना। तो काका भी बहुत ज़्यादा हैरान थे कि भाई दिन रात मंदिर में भगवान की सेवा करने वाला और मेरे साथ मतलब मन में इस तरह का कपट भरा हुआ है, लालच भरा हुआ है कि भाई मुझे किडनैप ही करवा लिया एक ज़मीन के लिए। तो वो इन सारी चीज़ों को बहुत देखकर बहुत ज़्यादा हैरान थे। पुलिस ने बहुत मुश्किल से मंदिर का दरवाज़ा खुलवाया, परंतु उन्हें अंदर कोई हलचल दिखाई नहीं दी। तभी एक कमरे से धक्का मारने की आवाज़ आई। पुलिस ने ताला तोड़कर देखा तो काका रस्सियों से बंधे मिले, उनके मुंह में कपड़ा ठुसा हुआ था। पुलिस वालों ने क्या किया, उन्हें बंधन से मुक्त करवाकर उनके जो भाई थे हरिहर काका के, वे उन्हें घर ले गए। तो क्या हुआ कि जो महंत था उसने हरिहर काका को बांध के रखा हुआ था दूसरे कमरे में, मतलब उनके दोनों हाथ पैर बांध दिए थे और मुंह में क्या ठूस दिया था, कपड़ा ठूस दिया था, जिससे वे चिल्ला भी नहीं सके। तो पुलिस वालों ने देखकर उनको उन बंधन से मुक्त करवाया और उनके साथ जो उनके भाई थे वे उन्हें वापस अपने घर पर लेकर चले गए। हुआ क्या, फिर उनका बहुत ज़्यादा ध्यान रखा जाने लगा, है ना। काका को बहुत ज़्यादा ध्यान रखा जाने लगा क्योंकि एक बार वे किडनैप हो चुके थे। 2-3 लोग रात में उन्हें घेर कर सोते थे, मतलब अब उनकी चौकीदारी होने लगी थी, है ना। जब वे गांव में जाते तब भी हथियारों से लैस 2-3 व्यक्ति उनके साथ जाते थे, मतलब जब भी वे गांव की सैर को निकलते थे तो 2-3 व्यक्ति एज अ बॉडीगार्ड उनके साथ हमेशा ही जाते थे। उन पर फिर से दबाव डाले जाने लगा कि वे अपनी ज़मीन भाइयों के नाम कर दे। तो हुआ क्या, कुछ दिन तो बीते पर भाइयों ने थोड़े टाइम बाद फिर से दबाव बनाना शुरू कर दिया कि अपनी ज़मीन हमारे नाम कर दी जाए। ठीक है, एक दिन उनकी सहन शक्ति ने जवाब दे दिया, तब उन्होंने भी भयानक रूप धारण कर लिया। तो हुआ क्या, एक दिन भाइयों की सहन शक्ति ने जवाब दे दिया कि भाई हरिहर काका ज़मीन उनके नाम ही नहीं कर रहे थे। तो उन्होंने भी बहुत ज़्यादा क्रूर रूप धारण कर लिया और काका को धमकाते हुए कहा कि सीधे तरीके से तुम हमारे नाम ज़मीन कर दो, नहीं तो यहीं पर मारकर गाड़ देंगे और गांव वालों को पता भी नहीं चलेगा, है ना। तो उन्होंने काका को डायरेक्ट धमकी दे दी कि भाई सीधे सीधे आप हमारे नाम ज़मीन कर दो, नहीं तो तुमको यहीं पर मार के गाड़ देंगे और लोगों को पता भी नहीं चलेगा कि काका कहाँ चले गए, है ना। यहीं पे आपका काम हम ख़त्म कर देंगे। हरिहर काका ने साफ इनकार कर दिया तो उनके भाइयों ने उन्हें मारना शुरू कर दिया। हरिहर काका अपनी रक्षा के लिए चिल्लाने लगे। भाइयों ने उनके मुंह में कपड़ा ठूस दिया। तो हुआ क्या, वहाँ पर जब उन्होंने हरिहर काका ने ज़मीन को उनके नाम करने से मना किया तो भाइयों ने उन्हें बहुत ज़्यादा मारा कूटा, है ना, मारना पीटना शुरू कर दिया। अब अपने आप को बचाने के लिए हरिहर काका ने चिल्लाने लगे, है ना। तो आजू बाजू वो चिल्लाने लगे तो क्या किया उन्होंने, भाइयों ने उनके मुंह में कपड़ा ठूस दिया ताकि वो चिल्लाए ना, क्योंकि वो चिल्लाते तो बाहर के लोग अंदर आते और उनकी आवाज़ सुनाई आ जाती। फिर भी क्या हुआ, उनकी चिल्लाने की आवाज़ सुनकर गांव वाले इकट्ठा होने लगे। महंत तक भी खबर पहुंच गई और वह पुलिस लेकर वहां गया। तो महंत तो मौका ही ढूंढता रहता था कि भाई हरिहर काका किसी मुसीबत में फंसे, वो उन्हें बचाए और इसी लालच में वो अपनी ज़मीन उनके नाम कर दे। पुलिस ने काका को बंधन मुक्त करवाकर उनका बयान लिया। तो पुलिस ने क्या किया, काका को उनके चुंगल से छुड़वाया और उनका बयान लिया कि आपके साथ क्या हुआ था। तो काका ने बताया कि मेरे भाइयों ने ज़बरदस्ती इन कागज़ों पर मेरे अंगूठों के निशान लिए हैं।
उनकी दशा देखकर ऐसा लग रहा था कि उनकी बहुत ज़्यादा पिटाई हुई है। तो काका ने अपने बयान में बताया कि मेरे भाइयों ने मुझे मारा है, पीटा है और ज़बरदस्ती मेरे अंगूठे के निशान उन पेपरों पर ले लिए हैं। और उनकी हालत देखकर भी ऐसा लग रहा था कि उनकी बहुत ज़्यादा पिटाई हुई है। ठीक है। तो हुआ क्या, अब हरिहर काका ने पुलिस से सुरक्षा की मांग की। तो हरिहर काका ने कहा कि भाई मेरी सुरक्षा के लिए अब मुझे मेरी सेफ्टी के लिए अब मुझे सुरक्षा चाहिए। अब वे घर से अलग रह रहे हैं। उन्होंने अपनी सेवा के लिए एक नौकर भी रखा हुआ है। 2-4 पुलिसकर्मी उन्हें सुरक्षा दे रहे हैं और उनके पैसे पर मौज कर रहे हैं। तो मतलब 2-4 पुलिसकर्मी उनकी सुरक्षा के लिए लगे भी हैं, जो काका के पैसे पर मौज कर रहे हैं। बढ़िया। एक नेताजी ने उनके समक्ष प्रस्ताव रखा है कि वे जमीन पर उच्च विद्यालय खोल दें। तो एक नेताजी भी अब उनके पास आ गए हैं प्रस्ताव लेकर कि भाई अब आपकी ज़मीन है, आपकी उम्र भी हो चुकी है, कुछ टाइम बाद आप नहीं रहेंगे, तो क्या करिए, अपनी ज़मीन स्कूल के नाम कर दीजिए ताकि यहाँ पर हाई स्कूल खुल सके। पर काका ने मना कर दिया। गांव में अफवाहों का बाजार गर्म हो रहा है। लोग सोचते हैं कि काका की मृत्यु के बाद महंत साधुओं एवं संतों को बुलाकर जमीन पर कब्जा कर लेगा। तो गांव में ये सब चर्चाएं चल रही है कि लोग ऐसा सोचते हैं कि जैसे ही काका की मृत्यु होगी तो महंत जो है मंदिर का, वो साधुओं को बुलाकर उनकी जमीन पर कब्जा कर लेगा। अब काका गूंगेपन का शिकार हो गए हैं। वे रिक्त आंखों से आकाश की ओर ताकते रहते हैं। तो उन अब कैसा हालत कैसी हो गई है काका की, अब वे गूंगे हो गए, मतलब बोलने की कंडीशन उनकी नहीं रही है। तो खाली आंखों से सिर्फ आसमान की ओर निहारते रहते हैं कि भाई मेरा जीवन अब कहाँ जा रहा है, कि मैंने अपना सारा जीवन इतनी साधारण तरीके से निकाला है और अब जब मेरे जीवन का अंतिम समय आ गया तो मुझे हर तरह की परेशानी झेलनी पड़ रही है सिर्फ लोगों के लालच के कारण। तो बच्चों यहाँ पर ये चैप्टर ख़त्म होता है। आपने इस चैप्टर से काफ़ी कुछ सीखा होगा कि भाई लालच में लोग क्या क्या कर लेते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ ये चैप्टर ख़त्म करते हैं। मिलेंगे आपसे एक नए चैप्टर के साथ। थैंक यू।